बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में एक पाठ का अध्ययन करेंगे। वैसे तो हम रात के समय घरों की रखवाली करना, कार्यालयों की रखवाली करना, बड़े बड़े बाग बगीचों की रखवाली करना, मंदिरों की रखवाली करने के लिए कई प्रकार के रात के वक्त व्यक्ति रखे जाते हैं, जिन्हें हम चौकीदार भी कहते हैं, चपरासी भी कहते हैं। जैसे कि रात के समय जो चौकीदारी का काम करते हैं वो चौकीदारी होता है, और दिन के समय कार्यालय में जो काम करता है उसे चपरासी कहा जाता है। तो आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी को लेकर पन्ना नंबर 52 पर जो पाठ है उस पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है गोपी चपरासी। तो आज हम गोपी चपरासी के बारे में जानकारी लेंगे। पन्ना नंबर 52 पर देखिए। एकाएक देखने में वह एक छोटा सा प्रभावहीन व्यक्ति लगता था। देखो गोपी चपरासी कैसा लगता था। एकाएक देखने से वह एक छोटा सा प्रभावहीन व्यक्ति लगता था। उसका वर्णन देखो कैसा किया है। गेहुआ रंग का, यानी गेहूं जो होता है ना खाने का धान्य, उसका उसी प्रकार का उसका रंग था। नाटा छररा बदन, नाटा छररा बदन यानी दुबला पतला बदन। नाटा सा यानी ऊंचाई में कम। छरहरा बदन यानी दुबला पतला सा व्यक्ति। मुख और उस गोल मुख और मुख पर मिची मिची आंखें, बिल्ली की सी मूछे। जिस प्रकार बिल्ली को मूछे होती है ना, उसी प्रकार की छोटी छोटी मिचमिची आंखें और उस आंखें के नीचे बिल्ली की सी मूछे। वाचाल और क्रियाशील, वाचाल यानी अधिक बोलने वाला, काम कम बातें ज्यादा करने वाला, उसे वाचाल कहते हैं। गेहुआ रंग, नाटा चरहरा बदन, पतला मुख, मिची मिची आंखें, बिल्ली की सी मूछे, वाचाल और क्रियाशील। क्रियाशील यानी काम में लगा रहने वाला, काम में लगे रहने वाला। इस क्षण इधर ऊँग रहा है तो उस क्षण उधर दौड़ रहा है। कुछ समय ऐसा लगता है वो काम करते समय इधर ऊँग रहा है, ऊँगना यानी सूंघना, तो दूसरी क्षण में वो उधर दौड़ रहा है। इस प्रकार का उसका कार्य रहता था। घुटनों तक धोती, पैरों को जो घुटने होते ना वहां तक धोती। बदन पर कमीज, कंधे पर गमछा, गमछा यानी अंगोछा, जिसे हम बदन पोंछने वाला कपड़ा कहते हैं। अंगोछा यानी बदन पोंछने का कपड़ा, जिसे हम गमछा कहते हैं। घुटनों तक धोती, बदन पर कमीज, कंधे पर गमछा। वह घर जाते समय कुछ न कुछ अवश्य ले जाना चाहता था, फिर चाहे वह सूखी घास या बुरादा ही क्यों न हो। बुरादा यानी घास के छोटे छोटे टुकड़ा। समय कुछ न कुछ अवश्य घर काम से घर पर ले जाना, कुछ न कुछ वो अपना हक समझता था, सूखी घास हो या बुरादा ही क्यों न हो। आगे, हाथ में वह एक लकड़ी अवश्य रखता, क्योंकि उसे कुत्तों का डर रहता था। वह हाथ में हमेशा क्या करता, लकड़ी रखता था, क्योंकि उसे कुत्तों से डर रहता था। स्वभाव में एक विशेष दृढ़ता, अक्खड़पन और मस्ती छलकती थी। दृढ़ता यानी एक प्रकार का अदम्य विश्वास था, दृढ़ विश्वास था, और बोलने में अक्खड़पन, और उसके बोलते ही कुछ मस्ती झलकती थी। चाहे कोई भी हो, दबना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। कितने ही बड़े से बड़ा अफसर क्यों न हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, चाहे कोई भी हो, दबना यानी दबी आवाज में बात करना, दबी तरह आना जाना और दबी जबान में ही काम करना उसने तो कभी सीखा ही न था। पुलिस से उसका पुराना रिश्ता था। गोपी चपरासी बहुत दिनों से वहां काम करता था, इसलिए आते जाते समय पुलिस से उसका पुराना रिश्ता, रिश्ता यानी नाता था। हर छोटे बड़े अपराध के संबंध में उसकी पेशी होती, हर छोटे बड़े अपराध में उसकी पेशी होती थी, यानी छानबीन पूछी जाती थी, वहां पे उसकी जानकारी ली जाती थी, उसे पूछा जाता था।
फिर प्रमाण के अभाव में छोड़ दिया जाता था। और उसके पास ही अब जब छानबीन करने के बाद कुछ प्रमाण के तौर पर सबूत न मिला ना, तो उसे छोड़ भी दिया जाता था, क्योंकि वो कुछ ना कुछ घर जाते समय सूखी घास लेता था, बुरादा लेता था, कुछ ना कुछ लेकर ही जाता था यहाँ वहां पड़ा हुआ। चपरासी जब मिल बैठकर बातें करते तो चुटकी लेने के लिए कभी कभार कोई उसके घास पात चुराकर काटने का जिक्र ही डालते। देखो, कभी कभी बाकी के चपरासी भी उस मिल बैठकर बातें करते ना, चुटकी लेने के लिए, नहीं उसका उलट उसे पूछने के लिए कभी कभार कोई उसके घास पात चुराकर काटने का जिक्र ही कर डालते, क्योंकि वो कुछ न कुछ घास पात काटकर घर पर ले जाता था। गोपी अपनी ठेठ प्रांतीय जेब भर भर ले जाते हैं। गोपी कहता था, गोपी अपनी ठेठ प्रांतीय भाषा में कहता, हाँ ले जाता हूँ, इसमें छिपाने की कौन सी बात है। देख लो, इन बाबुओं को रोज जेब भर भर ले जाते हैं, फिर घास पात तो कुदरत की देन है। सब चुप रह जाते, कौन उसके मुंह लगे। देखो, जब कुछ ना कुछ वो घर पे ले जाता था तो उसे किसी ने कहा ना, गोपी अपनी ठेठ प्रांतीय भाषा में उसका वो जवाब देता था, कहता, हाँ ले जाता हूँ, इसमें छिपाने की कौन सी बात है। देख लो, इन बाबुओं को रोज जेब भर भर कर ले जाते हैं, फिर घास पात तो कुदरत की देन है। सब चुप रह जाते। उसकी बात सुनकर सब क्या करते थे, चुप रह जाते हैं, कौन उसके मुंह लगे। वह जीवन भर चपरासी रहा, यानी पूरे आयुष्य में उसने जीवन भर उसने क्या किया, चपरासी का ही काम किया था। लगभग 32-33 रुपए प्रतिमाह पाता था, यानी महीने के 32-33 रुपए उसे प्रतिमाह मिलते थे। प्रतिमाह यानी प्रति महीना। इसी आमदनी में उसने लड़की गोद ले ली और समय आने पर उसके हाथ पीले कर दिए। इसी आमदनी में उसने क्या किया था, उसे कुछ संतान न थी ना, इसके लिए उसने क्या की, एक लड़की गोद ली और उसकी शादी भी करवा दी, यानी उसके हाथ पीले कर दिए। उसकी अपनी कोई औलाद न थी। लोगों ने कहा, दुनिया का लड़का गोद लेती है, दुनिया लड़का गोद लेती है जिससे नाम चले, पर तुम नई चाल चल रहे हो। कुछ व्यक्तियों ने कहा कि भाई तुम, दुनिया लड़का गोद लेती है और जिससे नाम चले, पर तुम नई चाल चल रहे हो, क्योंकि उसने लड़की गोद ली थी। गोपी बोला, देखो जी, नाम चलता किसने देखा। लड़के की निगाह तो सदा माल पर रहती है कि कब बाप मरे और मैं मालिक बनूं। देखो, जो लोग कह रहे थे ना उसे, दुनिया लड़का गोद लेती है और तुमने लड़की ली, तो उसका जवाब गोपी चपरासी अपनी नई भाषा में देता, अपने अंदाज में। गोपी बोला, देखो जी, नाम चलता किसने देखा। लड़के की निगाह तो सदा माल पर रहती है कि कब बाप मरे और मैं मालिक बनूं। और लड़की तो सदा यही मनाती रहेगी कि मेरा बाप जितनी देर बैठा रहे उतनी ही अच्छा है। देखो, लड़की के बारे में वो बात कहता है, लड़की ऐसा सोचती है कि लड़की सदा यही मनाती रहेगी कि मेरा बाप जितनी देर बैठा रहे उतना ही अच्छा है। उसके तर्क मौलिक थे, यानी मौलिक यानी अनमोल थे। अब उसके हिसाब से उसके तर्क मौलिक होते थे। मौलिक यानी अपने वास्तविक रूप में नए थे। एक बार एक ठेकेदार ने चने का ठेका लिया। एक बार एक ठेकेदार ने क्या किया, उस खेत के चने का ठेका लिया। जब ठेकेदार ने खेत में चनों के ढेर लगवा दिए, तब कर्नल पूरी टोली के साथ खुद जांच करने आया। देखो, ठेकेदार ने जब खेत में चनों के ढेर लगवाए दिए थे, तब कर्नल यानी उनका ठेकेदार का प्रमुख टोली के साथ खुद जांच करने के लिए आया। वह ढेर के चारों तरफ घूमा, फिर घोड़ा रोककर बोला। उस समय ठेकेदार के जो प्रमुख होते थे ना, कुछ न कुछ सवारी के लिए घोड़े का इस्तेमाल करते थे। वह ढेर के चारों तरफ, ढेर यानी चने का जो ढेर लगाया है ना, जिसे हम क्या करते हैं, खळ्यामध्ये काय करतो आपण, मोठासा असा ढीग लावतो, शीग लावतो, उसे यहाँ पे हिंदी में कहा गया है ढेर। वह ढेर के चारों तरफ घूमा, फिर घोड़ा रोककर बोला, हमने चना मांगा था, ये कूड़ा नहीं। देखो, वो ठेकेदार क्या बोला, थानेदार, हमने चना मांगा था, ये कचरा कूड़ा नहीं, हम ये माल नहीं लेगा। देखो, थानेदार ने क्या किया, अपनी भाषा में बताया।
ठेकेदार से कि हमने चना मांगा था, ये कूड़ा कचरा नहीं। आगे देखो, सब स्तब्ध रह गए, किसी को भी माल के अस्वीकृत होने का संदेह न था। सब स्तब्ध, स्तब्ध यानी स्थिर रह गए, किसी को भी माल के अस्वीकृत होने का संदेह न था। कर्नल ने फलियों को बड़े ठेकेदार की नाक से पास लेकर जाकर कहा, हम पूछता है यह सब क्या है। कर्नल ने फिर फलियों को बूढ़े ठेकेदार के नाक के पास ले जाकर कहा, ये क्या है, देखो देखो ऐसा। कर्नल ने फलियों को बूढ़े ठेकेदार के नाक के पास ले जाकर कहा, हम पूछता है यह सब क्या है। कर्नल की कड़क आवाज से बूढ़ा ठेकेदार कांप गया। बूढ़ा ठेकेदार, जो अनेक ठेकेदार कर्नल के नीचे काम करते थे ना, वो सब थरथर कांपने लगे। तभी सहसा गोपी बोल उठा, सरकार यह चने की माँ है। देखो उसने क्या कहा, अरे ये बूढ़ा इन्हें ये क्या है, तो चने की माँ है सरकार, यह चने की माँ है। कर्नल ठहाका मार कर हंस पड़ा। ठहाका मारना यानी जोर से हंसना, ठहाका मार कर हंसना यानी जोर से हंसना। कर्नल ठहाका मारकर हंस पड़ा। ठीक ठीक, तुम ठीक बोला। तो उसने क्या कहा, ठीक ठीक, तुम ठीक बोला। यह कहकर वह आगे बढ़ गया और बूढ़े ठेकेदार का काम बन गया। अक्षर ज्ञान से आदमी पढ़ा लिखा माना जाता है। अक्षर ज्ञान से यानी जो व्यक्ति भी पढ़ा लिखा माना जाता है ना, वो कैसे माना जाता है, उसके पास जो बुद्धि होती है, अक्षर ज्ञान होता है उससे। पर सहज ज्ञान से आदमी बुद्धिमान बनता है, लेकिन सहजी जो ज्ञान मिलता है ना, उससे आदमी हमेशा बुद्धिमान बनता है। जैसे 33-35 साल काम करते हुए गोपी चपरासी ने यह अनुभव लिया था। गोपी की सहज बुद्धि अक्सर पढ़े लिखों को पछाड़ देती थी। बुद्धि, गोपी की यह जो बुद्धि थी ना, अनुभव की बुद्धि, अक्सर पढ़े लिखे व्यक्ति को धोबी पछाड़ देती थी, यानी पराजित करती थी। वर्ष 1931-32 के बाद दफ्तरों में तूफान मचा रहा था। 1931-32 के बाद दफ्तर यानी कार्यालय में, दफ्तरों में तूफान मचा रहता था। तूफान मचना यानी सब तरफ चारों ओर गड़बड़ी मचना। काम बहुत, आदमी कम। इसी काम के बोझ में ऊपर वाला नीचे वाले को, नीचे वाला नीचे के पीसने को तैयार रहता था, और इसी काम के ज़्यादा होने की वजह से ऊपर वाला नीचे वाले को, नीचे वाला उसके नीचे वाले को हमेशा पीसते रहते थे। कामों के माध्यम से एक दूसरे को सुनाते थे, कुछ भी बोलते थे। इसकी वजह से दफ्तरों में तूफान मचा रहता था, कोई किसी की नहीं सुनता था, सब एक दूसरे के साथ जोर शोर से बोलते थे। मैं ही अकेला दिखता हूँ क्या, बाकी को उस काम को नहीं है क्या, ऐसा बोलते थे। एक दिन बड़े बाबू तीव्र गति से साहब के पास से आए और गोपी से बोले, बड़ई से कहो मुझसे मिल ले। बड़ई यानी जो लकड़ियों की वस्तुएं बनाता है वो। उन्होंने गोपी चपरासी को कहा, एक दिन बड़े बाबू तीव्र गति से आए। बड़े बाबू यानी बड़े साहब तीव्र गति से यानी झट से आए और गोपी से बोले, बड़ई से कहो मुझसे मिल ले। बड़ई यानी लकड़ियों की वस्तु बनाने वाला। कब मिले, गोपी ने पूछा। मैं कहता हूँ मिल ले, जरूरी काम है। तो उसी का जवाब देते हुए गोपी ने पूछा, मैं कहता हूँ मिल ले, जरूरी काम है जी, पर वह आए कब। दूसरा सवाल किया गोपी चपरासी ने। जी, पर वह आए कब, सुनता नहीं, 12 बजे मिले बाबू चीखे। और गोपी चपरासी को बहुत ही जोर की आवाज में कहते हैं, जी, पर वह आए कब, सुनता नहीं, 12 बजे मिले बाबू चीखे। गोपी लाठी उठाकर बाहर की ओर लपका ही था कि लौट पड़ा। गोपी अपनी लाठी उठाकर बाहर की ओर लपका यानी बाहर हो जाने के लिए हाथ में लाठी के लेकर निकला। लपका ही था कि लौट पड़ा। घड़ी में तब 4 बजे थे। उसने बड़े बाबू से पूछा, जी रात 12 बजे आने को कहूँ। देखो गोपी लाठी उठाकर बाहर ही लपका था कि लौट कर आया और घड़ी में
देखते हुए उसने बड़े बाबू से पूछा, जी रात 12 बजे आने को कहो। और बड़ी जोर से उसने ये कहा। इस तरह से हमने कक्षा 7वीं में हिंदी विषय को लेकर पाठ क्रमांक 7, जिसका नाम है गोपी चपरासी, इस पाठ के कुछ हिस्से का अध्ययन किया। तो इस अध्ययन जहाँ तक हमने किया है उसका आप लोग क्या करिए, सुस्पष्ट सुंदर हस्ताक्षर में, सुंदर आवाज में उसे, सुस्पष्ट आवाज में उसे पढ़िए और गोपी चपरासी के बारे में 10 वाक्य लिखकर, सुंदर हस्ताक्षर में लिखकर मुझे आप लोग व्हाट्सएप के जरिए सेंड कीजिए। गोपी चपरासी का वर्णन 10 पंक्तियों में कीजिए, यानी मुझे पता चलेगा कि आपका पन्ना क्रमांक 52 और 53 के ऊपर का जो अध्ययन है ना, आपने उसे अच्छी तरह से पढ़ा है या नहीं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।